सभी पाठकों और दर्शकों को फ्लाई ड्रीम्स टीम की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमन वाजपेयी जी, वरिष्ठ लेखक और संपादक। तो सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति की तरफ से हमारी तारा की अनोखी यात्रा, जो कि फ्लाई ड्रीम्स की तरफ से ही प्रकाशित है, उसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई हमारे सभी दर्शकों, पाठकों और टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। तो सबसे पहले तो मैम इस किताब के विषय में ही हमें कुछ बताइए कि क्या है तारा की अनोखी यात्रा, कहाँ लेके जाती है हमें? तारा की अनोखी यात्रा एक फैंटेसी की किताब है जिसमें जो हमारी पात्र है तारा, एक 12 साल की बच्ची है जिसे एक लाइब्रेरी में एक चाबी मिलती है और वो एक जादुई चाबी है। अब उस जादुई चाबी के मिलने के बाद वो कहाँ कहाँ जाती है, किस तरह की घटनाएं उसके जीवन में घटती हैं या उसको क्या पता चलता है, क्योंकि उसे अपने पिता की भी तलाश है जिसके बारे में उसे बताया गया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है इस बात को। और इस चाबी के माध्यम से वो एक अलग ही दुनिया में उसको ले जाया जाता है जहाँ पे उसकी मुलाकात उसके पिता से भी होती है। तो ये एक भरपूर फैंटेसी किताब है जिसकी मुझे लगता है इन दिनों बच्चों को हमें देने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे फ्लाई ड्रीम्स का तो टैगलाइन ये है, किताबें ज़रा हटके। और हम बच्चों की फैंटेसी किताबों पर बहुत काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इस समय हमारे बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और ये विधा शायद कहीं गायब हो गई है। बिल्कुल। तो मैम पहले और इस किताब के बारे में जानकारी लेने से पहले थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं। तो मेरे को लगता है हमारे पाठक भी जानना चाहेंगे, हालांकि आपका परिचय अब शब्दों में तो पिरोया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। तो कहाँ से आपका ये जो लिटरेरी जर्नी है, ये जो हमारा सफ़र शुरू हुआ है, वो कहाँ से शुरू हुआ है? लेकिन में मुझे लगता है ये मैं इसको गॉड गिफ्ट मानती हूँ, क्योंकि 12 साल की उम्र से मैं कविता लिखने लगी थी और अपने आप ही ऐसे कोई घर में भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि जहाँ पे साहित्य का वो, हाँ ये था कि हम सब पूरा परिवार किताबें बहुत पढ़ते थे, तो शायद वो पढ़ने की आदत बचपन से ही आ गई। उसके बाद कविताएं लिखने लगी, धीरे धीरे कहानी शुरू लिखने लगी और आकाशवाणी में युवा वाणी से प्रोग्राम शुरू करा। उसके बाद विभिन्न पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया कहानी। तो वो लिखते 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 मुझे जैसे कि मन में एक होता है ना कि भाव आ रहे हैं, कुलबुलाहट है और उसको कागज़ पे उतारना है। तो इस तरह की चीज़ें ने प्रेरित किया और निरंतर लिखते रहे। फिर जर्नलिज्म किया तो इस क्षेत्र में उसने और मदद करी और चीज़ों को जाना, लेखन के प्रति और सतर्कता आई और उसके बाद संपादक बनी विभिन्न पत्रिकाओं में और संस्थानों में। तो इससे भी लेखनी में बहुत सुधार होता गया। बहुत बढ़िया मैम। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे पाठकों को पता चल रहा होगा, दर्शकों को पता चल रहा होगा कि कितना लंबा सफ़र तय किया है आपने इन किताबों की दुनिया में, किताबों के जगत में। और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत खूबसूरत रहा होगा सफ़र इन कहानियों के साथ बुनते हुए। तो कौन सी थी आपकी पहली किताब? पहली किताब मेरी आई थी आई थिंक 90 कहानी संग्रह था, खाली कलश। 1990 में आई थी वो मेरा पहला कहानी संग्रह था। और उसके बाद फिर चूँकि नौकरी जब आप कर रहे होते हो तो लेखन पे थोड़ी सी व्यवधान आ जाता है, तो बीच में छूटता था। फिर नौकरी छोड़ दी, चलो फिर से लिखना शुरू किया। तो इस तरह से करते करते ये काम चलता रहा। और चूँकि मैं अनुवादक भी हूँ तो साथ साथ लेखन के साथ साथ अनुवाद का काम भी मेरा चलता रहा। बहुत ही अच्छा लगा ये जान के। तो किताब थी, वो कहानी संग्रह था, और अब हम उपन्यासों पे चल रहे हैं। तो पहला कौन सा उपन्यास रहा? मेरा पहला उपन्यास, अभी तक मेरी कहानी संग्रह है, 11 कहानी संग्रह आ चुके हैं और उससे पहले बच्चों की बहुत किताबें आई हैं। लेकिन उपन्यास मैंने अभी लिखा है द नागा स्टोरी। वो एक बहुत ही अलग ही विधा है, वो मेरा पहला उपन्यास। बहुत बहुत मुबारक हो मैम पहले उपन्यास के लिए, और इतनी सारी कहानी संग्रह का जो अनुभव आप अपने साथ लेके चल रहे हैं और हमारे दर्शकों और पाठकों के साथ साझा कर रहे हैं और उनको
इतनी दिलचस्प किताबें और कहानियाँ पढ़ने के लिए मिल रही हैं, जो कि हमारे प्रकाशक जो हमारे फ्लाई ड्रीम्स प्रकाशक हैं, इस तरह की किताबों पे और काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी थोड़ा-सा, ये जो अगली किताब है हमारी क्रिस्टल साम्राज्य, तो थोड़ा-सा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएँगे? पहले मैं फैंटासी की दुनिया पर कुछ अपने बात रखना चाहती हूँ कि ये विधा, जैसे कि आपने भी कहा कि कुछ इस वक़्त दिख नहीं रही है। बहुत कम प्रकाशक हैं जो इस विधा पे काम कर रहे हैं। तो फ्लाई ड्रीम्स ने जब ये कहा कि वो किताबें कुछ अलग हट के, क्योंकि उससे पहले मेरी 2 और किताबें कहानी संग्रह ही फ्लाई ड्रीम्स से आ चुके थे। तो उसके बाद ये लिखने के बाद ये हुआ कि अगर बच्चों के लिए मैं चाह रही थी कि, क्योंकि बच्चों के उपन्यास मेरा पहले ही छप चुके थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप हमें ना थोड़ा कुछ अलग हटके, जैसे किताबें कुछ अलग हटके हैं, तो जो अभी मार्केट में उपलब्ध हैं या जो चल रहे हैं उनसे कुछ अलग इतर आप हमें कुछ किताबें दीजिए, उपन्यास दीजिए। तो इस तरह से ये तारा सबसे पहले बनी, और वो अचानक ही, इसे कहते हैं कि वो एक जादुई दुनिया मैंने क्रिएट की, जो कि आज भी आप जानते हैं कि जो हैरी पॉटर है वो बच्चों का सबसे पसंदीदा किताब है और उसको निरंतर पढ़ा जा रहा है। तो मुझे लगा कि अगर हम बच्चों को, अक्सर क्या होता है कि स्कूल बुक्स की किताबें, उनमें तो अंत में वही है सीख, बच्चों फिर आपको इस कहानी से क्या सीख रही, या जो और बाल पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, वो भी वैसी ही कहानियाँ छाप रहे हैं जिसमें अंततः कोई उपदेश है। मतलब हर बार एक कहानी जो ख़त्म होती है वो एक, ठीक है, सकारात्मक है अवश्य, लेकिन वो एक उपदेश पर। तो मेरे को हमेशा, क्योंकि मैंने उसमें एक बच्चों के संस्थान में लंबे समय तक काम किया है बतौर संपादक, तो हम वहाँ ये महसूस करते थे कि बच्चे ये ऐसी किताबें नहीं चाहते। बच्चे चाहते हैं मनोरंजन को, कुछ ऐसा अलग, क्योंकि देखिए सीख तो उनको पाठ्य पुस्तकों में मिल रही है। तो जब ये बात हुई कि कुछ अलग हटके लिखा जाए, तो यही हुआ कि ठीक है, ये ट्रेडिशनल किताब नहीं है, नॉवल नहीं रहा, सिर्फ फैंटेसी है, जो वास्तविक दुनिया है उससे बिल्कुल परे है ये। लेकिन बच्चों को इस तरह की पुस्तकें इसलिए पसंद आती क्योंकि उनकी कल्पना विचरने लगती है कि अब आगे क्या होगा। तो उसी को क्रिएट करके मैंने ये तारा की अनोखी यात्रा बनाई थी, किताब लिखी थी, तो जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा उसमें कल्पना डाली है। लेकिन इसमें एक बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बच्चों को के जीवन से, वास्तविकता से जुड़ी हुई है और उनको उनके बारे में जानना चाहिए। तो जब तारा लिखी और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, जैसे कि, तो मुझे पुरस्कार भी मिला इसमें, तो और काफ़ी पाठकों ने और मुझे मेरे पब्लिशर ने भी, फ्लाई ड्रीम्स ने कहा कि ये किताब बहुत पसंद की जा रही है। तो ये ख्याल आया कि एक और कुछ लिखा जाए। फिर बात हुई उनसे, तो मैंने ये फिर क्रिस्टल साम्राज्य इसको लिखा। ये भी पूरी तरीके से एक फैंटेसी किताब है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर फैंटेसी में जीवन के जो हमारे हैं, जो हम बच्चों को बताना भी चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं बताना चाहते, वो इसमें है। तो ये भी एक तरीके की फैंटेसी बुक है जिसे अभी भी मुझे लगता है कि पसंद किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही कहा मैम आपने, और जो दर्शक और पाठक हमारा यहाँ पे साक्षात्कार सुन रहे हैं, और जो उनमें से जो अभिभावक हैं या टीचर्स हैं, तो ये बात बहुत सही है कि बच्चे बोलने से इतना नहीं सीखते, और हर जो सीख है वो पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं जिसमें अंत में सीख ही होती है। लेकिन फंतासी उनके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो उन्हें इन सब से दूर कल्पना शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, उनके लिए ऐसी दुनिया का काम करती है जिसको वो रोज़ाना अपने टीचर और पेरेंट्स के साथ संघर्ष में नहीं ला सकते। तो ये किताबें उनको इस एक ज़रिया प्रोवाइड करती हैं, एक ज़रिया देती हैं जिससे वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं, और वो काम ये किताबें बहुत बखूबी कर रहे हैं। तो इन खूबसूरत रचनाओं के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सिर्फ यही किताबें नहीं, फ्लाई ड्रीम्स प्रकाशन बहुत सारी किताबों पर काम कर रहा है जो कि बच्चों के लिए फंतासी विधा पर लेके आ रहे हैं। जैसे कि हमारे समीर गांगुली जी हैं, उनकी कई किताबें हैं, घड़ी घर के समय प्रहरी है, और हमारी किताब है गोल्डन 5 जिसमें इतिहास और
मिस्ट्री दोनों को बिल्कुल। मिलाकर एक नया रोचक सफ़र दिखाया गया है, जिसमें बच्चे सुलझाते हैं रहस्यों को और अपना साहस, अदम्य साहस के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं इस समय फ्लाइट ड्रीम्स प्रकाशन को भी देना चाहूँगी, जो इस तरह की अलग-अलग विधाओं पर बिल्कुल किताबें लेकर आ रहे हैं और आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो आप भी किताब उठाइए और ज़रूर पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़वाइए, क्योंकि यही किताबें हैं जो उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाएँगी। इससे इसमें ये भी है ना कि हमें इस वक़्त ज़रूरत है कि प्रयोग करने की, जैसे कि बिल्कुल, फ्लाइट ड्रीम्स बिल्कुल। कर रहा है, हमें विभिन्न प्रयोग करने की ज़रूरत है। हुँ। बंदी-बधाई लीक से हटकर कि वही ज़्यादातर कहानियाँ मैं पढ़ती हूँ आज भी। मैं कुछ जो व्हाट्सएप आजकल जो ग्रुप्स हैं उन पे मैं संचालन करती हूँ, कहानी लिखना सिखाती हूँ। जी। तो मैं वही वो लिखते हैं कि एक अच्छा बच्चा है, एक बुरा बच्चा है। एक गरीब है, एक अमीर है, वो उसकी सहायता कर रहा है। तो वहाँ से हटकर हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब जो बच्चा है उसके पास पहले ही बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल, और वो कुछ अलग हटके चाहता है। तो इसीलिए इसमें क्या है ना, फैंटेसी बुक्स में बेशक चलिए कोई कह देगा जी ये वास्तविकता से परे हैं, लेकिन जो जैसे आपने कहा कि उसकी जो इमेजिनेशन है, जो उसकी कल्पना शक्ति है, और वो सोचता है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा, इससे मैंने देखा कि इस तरह की किताबें पढ़ने से बच्चों के अंदर भी खुद कुछ लिखने की एक वो अंदर पैदा होती है, एक ललक चाह पैदा होती है कि क्योंकि देखिए उनका बच्चों का जो बाल मन होता है ना, वो तो हमेशा कल्पना के घोड़े दौड़ाता रहता है। तो वो लगता है कि ये सही है, हाँ इसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल। वो सोचेगा, आप उनकी J.K. रोलिंग की बुक्स देख लीजिए, या वो पिग के साथ वो उसका इंटरेक्शन करता है किताब में बच्चा। तो हम अपने हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि हमें भी बच्चों को इस तरह की पुस्तकें देने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो लगता है कि हाँ भाई ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए वो संभव है ना। बच्चे के लिए अपना जो उसका जो एक सॉफ्ट टॉय है वो बहुत प्रेशियस होता है। हम सब ने देखा है हमारे छोटे बच्चों को कि वो किस तरह से उनको चिपकाए घूमते हैं। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि हम उसके आधार पे बनाकर कहानी लिखें। फैंटेसी है, लेकिन बच्चा उस सॉफ्ट टॉय के साथ एक इंटरेक्शन कर रहा है, एक उसका कंफर्ट लेवल डेवलप हो रहा है उसके साथ। तो इसीलिए मैं इसके लिए फ्लाइट ड्रीम्स को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी कि वो इस तरह की पुस्तकें छाप रहे हैं और लेखकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इस तरह की पुस्तकें लिखें। बिल्कुल मैम। तो जैसे कि आपने कहा कि अंग्रेजी विधा में बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, हैरी पॉटर तो लिस्ट में सबसे ऊपर है ही, जिससे बच्चे अंग्रेजी में इस विधा की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। पर अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये विधा पूरी तरह से गायब ही एक तरह से हो गई थी। और जब मैं छोटी भी थी और अब मैं जब मेरा बेटा छोटा है, तो जब मैं सोचती हूँ कि हिंदी में उसको पढ़ने के लिए दूँ, तो मेरे पास पंचतंत्र और हितोपदेश के आगे सीधा प्रेमचंद नजर आते हैं। मुझे बीच में कुछ ऐसा दिखता ही नहीं छोटी छोटी कहानियों के अलावा। लेकिन अब हमारे पास ऐसी किताबें हैं जो हम उनको सुझाव दे सकते हैं कि इसको पढ़ो। जो ये जब बीच के साल होते हैं बच्चे के, जब वो 8-9 साल का है, जब वो छोटी कहानियाँ छोड़ चुका है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो सिर्फ अंग्रेजी नहीं, अब आप हिंदी में भी उसको, अपनी राष्ट्रभाषा में भी उसको सशक्त बना सकते हैं। बिल्कुल मैम। तो थोड़ा सा हम इस चर्चा से अब अलग जाकर दोबारा से आपकी किताबों पर आते हैं। तो जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, ये हमारी 2 अन्य किताबें हैं जो फ्लाइट ड्रीम प्रकाशन से ही आपकी प्रकाशित हुई है, मौसम प्यार के और फोटो फ्रेम में कैद हंसी। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हमें बताइए। ये बेसिकली मेरी छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी नहीं मतलब थोड़ी सी लंबी कहानियों का संग्रह है, जिसमें स्त्री विषयक मुद्दों पर मैंने ज़्यादा बात की है, जो भी उनकी समस्याएं हैं, समाधान है। और मेरा एक हमेशा कोशिश रहती है कि अगर मैं कहानियों में समस्या ला रही हूँ तो मैं उसका समाधान ज़रूर, बिल्कुल, और वो सकारात्मक ही हो तो बेहतर रहता है, क्योंकि हमें समाज को तोड़ने नहीं देना है ना, टूटने से बचाना है समाज को। तो इसमें उसी तरह की कहानियां हैं जो आज की वर्तमान स्थिति झेल रही है या ये इन समस्याओं से जूझ रही है। तो ये उसी तरह की मैंने इन दोनों में कहानियां। तो दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं कि कहानियां जो है समाज का आईना है और उसी आईने से समाज सीख भी रहा है।
तो बहुत बढ़िया मैम। लेकिन ये जो रास्ता मुड़ा कि पहले हम सामाजिक और नारी विमर्श इस तरह की कहानी पे बात कर रहे हैं और यहाँ हम बिल्कुल फैंटेसी में पहुँच गए हैं, बाल विधा पे जा रहे हैं, तो ये सफ़र कैसे हमारा चल रहा है? और आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ये सबसे बड़ा कठिन सवाल होता है किसी भी लेखक से पूछने के लिए। लेकिन देखिए ज्योति, मैंने शुरुआत वयस्कों के लेखन से ही की थी, क्योंकि कविताएं लिखते हैं, उसके बाद कहानियाँ हुई, बाल लेखन भी करती थी, साथ साथ पत्र पत्रिकाओं में भेजती थी अपनी कहानियाँ। उसके बाद जब मैं चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से जुड़ी बतौर संपादक, तो एक नया मेरे सामने भी एक नया आयाम खुला। मैंने बहुत कुछ सीखा और कि भाई बच्चों के लिए किस तरह की किताबें होनी चाहिए, क्योंकि वो संस्थान बहुत अच्छी किताबें निकालता है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और वहाँ मेरा एक लंबा सफ़र था। धीरे धीरे चूँकि दोनों चीज़ें चल रही थी, वयस्कों के लिए भी लेखन हो रहा था, बच्चों के लिए भी हो रहा था। इससे पहले भी मेरी और 7 किताबें आ चुकी हैं बच्चों के लिए, कहानी संग्रह भी है, एक नावल भी आ चुका है। तो ये चीज़ आप सही कह रही कि इट्स लाइक अ ट्रांजिशन, कि अभी आप मैं ये काम कर रही हूँ, ये मैंने नावल ख़त्म किया या मैंने कोई वयस्कों के लिए कहानी संग्रह ख़त्म किया और अब मुझे बच्चों की कहानी लिखनी है। तो जिसे कहते हैं ना कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ये बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि आपको जब आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं, आपको बच्चा बनना पड़ता है। बिल्कुल, बच्चों की तरह सोचना पड़ता है, बच्चों की तरह समझना पड़ता है या उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। बच्चे कैसे बात करते हैं, मैं तो पीछे बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे आपस में बात करते हैं, सुनती रहती हूँ। क्योंकि आजकल जो पीढ़ी है और जो पहली पीढ़ी है, आजकल 3 साल का बच्चा जितना स्मार्ट और एक्टिव है वो पहले नहीं था। बिल्कुल। और अगर आप सोचो कि नहीं, अच्छा 3 साल का बच्चा इस तरह की बातें कर रहा है, तो रियली आप सुनिए उनकी बातें। इतना एक्सपोजर है बच्चे के पास कि वो हम सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह की बातें कर रहा है। और दूसरा जो है कि मुझे लगता है बच्चों के लिए लिखना ज़्यादा मुश्किल काम है, दीर्घ कार्य है, क्योंकि आप वयस्कों के लिए लिखते हुए हम अपने शब्दों के साथ एक स्वतंत्रता ले सकते हैं, भाषा में स्वतंत्रता ले सकते हैं, वाक्य विन्यास में ले सकते हैं, भाव व्यक्ति में ले सकते हैं। लेकिन जब हम बच्चों के लिए लिख रहे होते हैं, हमें एक एक शब्द पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये भी ध्यान देना होता है कि अगर ये हम जिस आयु वर्ग के लिए लिख रहे हैं, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। बिल्कुल। तो शब्दों का चयन बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह से कथानक का चयन ज़रूरी होता है, ऐसे शब्दों का चयन बच्चों के लेखन में ज़रूरी होता है। तो उसलिए लिखते हुए या मैं जैसे आपको कहूँ, अगर अनुवाद का मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं वयस्कों की किताबें जब अनुवाद करती हूँ तो मुझे उतना नहीं समय लगता, लेकिन जब मैं बच्चों की पिक्चर बुक भी करती हूँ, जिसमें मुश्किल से 200 से 300 शब्द होते हैं, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है। और मैं एक ही लाइन के बहुत सारे विकल्प देती हूँ कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है। किसी को लगता होगा पिक्चर बुक है, भाई 200 वर्ड्स की है, इसमें क्या मुश्किल है, लेकिन वो बहुत समय भी लगता है। और जिसे कहते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं एडिटर के साथ कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो बाल साहित्य बच्चों के लिए लिखना ज़्यादा कठिन है बनिस्बत वयस्कों के लिए लिखने के लिए। बिल्कुल मैम, और आपने बहुत अच्छी बात कही। इस बात से मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई कि कितना रिस्पॉन्सिबल, कितनी जिम्मेदारी है लेखक के कंधों पे, प्रकाशन के कंधों पे, जब हम बच्चों की बात करते हैं। और काश ये जिम्मेदारी हर कोई समझे। इवन जो आजकल इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, यूट्यूब पे आप जाइए तो बच्चों के कहानियों के नाम पर कुछ भी वो लोग परोसा जाता है। और अभिभावक के तौर पे मुझे डर लगता है कि भाई मेरा बच्चा क्या खोलेगा, क्या सुनेगा। लिखा है बच्चों की कहानियाँ, ना उनकी भाषा पे कोई गौर किया जा रहा है, किस तरह के व्यवहार को वो दिखा रहे हैं। वो अब अभिभावक की तरह और लेखक की तरह और इस जिम्मेदारी को समझने वाले नागरिक की तरह मुझे वो बहुत डराता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो हमारे दर्शक और पाठक यहाँ सुन रहे हैं, वो इस जिम्मेदारी को समझेंगे और जहाँ उनको इस तरह का कंटेंट मिले जो बच्चों के नाम पर कुछ गलत परोसा जा रहा है बच्चों को, वो उसको ब्लॉक करें, उसको रिपोर्ट करें, उसको ना पढ़ें, ना बच्चों को अपने पढ़ने दें। तो थोड़ी ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे प्रकाशन में आप जैसे लेखक हैं जो इस जिम्मेदारी को समझते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैंने
प्रांजल जी की भी किताबें पढ़ी हैं, गाँव वाला अंग्रेजी स्कूल है और जी, हातिस्तान है। पाकिस्तान है। कितने प्यारी सरल बिल्कुल। मधुर भाषा में उन्होंने कितना सुंदर मैसेज बच्चों तक पहुँचाया है। हाँ। तो इस तरह की खूबसूरत किताबों पर फ्लाइडेंस प्रकाशन काम कर रहा है और वो बच्चों के हाथ में जाएँ तो बहुत खुशी की ही बात है खुशी हमारे हमें भी। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं बच्चों तक अच्छी किताबें पहुँचे और बिल्कुल मैम। फ्लाइडेंस इसमें पूरा तत्परता से लगा हुआ है बिल्कुल, बहुत। बिल्कुल। तो इसी सवाल से हम आगे के सवाल पर जी। बढ़ते हैं। तो आपका जो सफ़र है वो बहुत लंबा है और बहुत खूबसूरत है, अनूठा है। तो फ्लाइट ड्रीम्स तो काफ़ी नया जुड़ा है इस लिस्ट में। तो फ्लाइट ड्रीम्स के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? मैं कहूँगी कि अनुभव बहुत अच्छा रहा। जब मेरा पहला ये फ़ोटो फ्रेम में कैद हँसी कहानी संग्रह आया, तो इसकी कहानियाँ और इस पे किस तरह से इसका प्रोडक्शन होगा, कवर होगा, सब चीज़ पर बात की गई। हाँ, और बहुत सुंदर देखिए प्रोडक्शन बिल्कुल। इनका है, फ़ॉन्ट साइज़ है, कवर बहुत बहुत सुंदर ही है और अच्छे पेपर कागज़ का की क्वालिटी कागज़ की रहती है क्वालिटी है, और क्वालिटी पे टाइप भी का ध्यान भी। रखता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रेज़ेंटेशन, हुँ, किताब का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए और जो सबसे अच्छी बात है क्योंकि आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं भई मैं तो सीधा जैसे नहीं भई मुझे पसंद नहीं आया, तो वो कहते हैं ठीक है बताइए क्या इसमें बदलाव करना है। हुँ, तो इसी तरह से चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की हो, जैसे हमने इसके कवर पे बहुत डिस्कशन किया, फ़ॉन्ट बिल्कुल। साइज़ पे किया कि इसने नहीं इस तरह का फ़ॉन्ट साइज़ नहीं चाहिए, मेरे को इस तरह का चाहिए। तो ये जो डिस्कशन एक लेखक और प्रकाशक के साथ होता है, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये संवाद क्योंकि और वार्ता संवाद बहुत क्योंकि ज़रूरी है। देखिए सैटिस्फैक्शन दोनों को होनी चाहिए। हुँ, एक और अंततः हमारा जो उद्देश्य है, वो है अच्छी किताब लेकर आना, चाहे वयस्कों के लिए लाएँ या बाल बच्चों के लिए। जब वो किताब छप कर आए, तो वो ऐसी हो कि जब हम हाथ में लेते हैं, एक सुखद अनुभूति हो। बिल्कुल। तो ये इस तरह की किताबें छाप रहे हैं, इसके लिए भी इनको मतलब साधुवाद है। ये बहुत नया प्रकाशक है और बहुत ज़्यादा ये लंबा समय देखिए नहीं हुआ। वयस्कों के लिए किताब और ये बच्चों के लिए किताब तो अंतर भी है साफ हाँ, कि ये बिल्कुल। जब बच्चों के लिए काम करते हैं तो वो अलग दिखती है। बिल्कुल, सही कहा आपने। बहुत बढ़िया मैम। तो मैं चाहूँगी कि एक बार जो ये हमारी पुरस्कृत किताब है और दर्शक इसे हाथों-हाथ ले रहे हैं तो इसका एक छोटा-सा अंश आप हमें पढ़ के बिल्कुल। सुनाएँ। बीच में से इसका एक छोटा-सा अंश पढ़ के सुनाऊँगी। तारा ने जब आँखें खोली तो वह कॉटेज में नहीं थी। वह एक पहाड़ पर खड़ी थी, ऊपर, बहुत ऊपर। आसपास उसे किसी गर्म झरने के होने का एहसास हुआ, क्योंकि धुआं उसके इर्द-गिर्द था और वह ठंड से राहत महसूस कर रही थी। वह अकेली थी वहाँ, उस पहाड़ पर। एक चीख उसके मुँह से निकली। उसके हाथ में चाबी अभी भी थी। वह अवश्य ही कोई सपना देख रही है। वह कॉटेज में थी तो पहाड़ पर कैसे पहुंच गई? आसपास छोटी-छोटी पहाड़ियां भी उसे दिखीं। थोड़ी दूर पर नीला समुद्र था और द्वीप दिखाई दे रहे थे, तैरने वाले द्वीप। तारा को ये देखकर आश्चर्य हुआ, लेकिन तब वह विस्मित रह गई जब उसे आसमान पर एक साथ 2 चांद दिखाई दिए। 2 चांद तैरते द्वीप में कहाँ आ गई? ये मेरा शहर तो नहीं है। घर वापस कैसे जाऊं यहाँ से? वह बुदबुदाई। वह पलटी तो उसे पहाड़ से उतरता एक मार्ग दिखाई दिया। एकदम साफ रास्ता, सपाट, बिल्कुल भी ऊबड़-खाबड़ नहीं था। मानो किसी ने वह रास्ता बनाया हो। उसने चाबी को बैग में रखा और तेज कदमों से उस रास्ते पर चलने लगी। तभी सामने से उसे एक काली चिड़िया उड़ती हुई अपनी ओर आती प्रतीत हुई। लेकिन जैसे जैसे वे पास आती गई, तारा की हैरानी बढ़ती गई। वह चिड़िया नहीं थी, बल्कि एक काला घोड़ा था, उड़ने वाला घोड़ा। लगता है झूले से मेरा सर कुछ जोर से ही टकरा गया था। न जाने क्या क्या दिख रहा है। मम्मी को बताऊंगी तो वह बिल्कुल भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगी। वह काला घोड़ा तारा के पास आकर उतरा। उसके काले सुनहरे पंख बहुत बड़े थे। तारा ने उसकी पीठ सहलाई। उसकी पीठ बहुत मुलायम थी।
घोड़े ने अपने आगे के पैर मोड़े और नीचे झुका, जैसे वे चाहता हो कि तारा उस पर बैठ जाए। उसके दोस्ताना व्यवहार से तारा को राहत महसूस हुई। कर उसकी लंबी काले रंग की लगाम अपने हाथों में थाम ली। घोड़े ने जोर से उड़ान भरी और क्षण भर में वे हवा से बातें करने लगी। सूरज की गर्मी और बहती हवा के स्पर्श का आनंद लेती तारा इस सवारी का भरपूर मजा ले रही थी। उसे लग रहा था जैसे वे आसमान छू लेगी। अचानक घोड़े ने नीचे की ओर उतरना शुरू किया और वह दो विशालकाय द्वारों के सामने आकर रुक गया। वे द्वार इतने ऊंचे थे कि तारा को लगा मानो वह किसी बहुमंजिला इमारत के नीचे खड़ी है। दोनों द्वारों के बीच एक बगीचा था। बगीचे के पेड़ पौधों की शाखाएं और फूल हवा में झूलते हुए द्वार पे लगी लोहे की छड़ों से टकराते हुए एक रिदम पैदा कर रहे थे। यहाँ क्यों लाए हो? तारा ने पूछा। घोड़ा तो बोल नहीं सकता। पूछने के बाद तारा को एहसास हुआ। घोड़े ने अपनी खुरों से मिट्टी उड़ाई और ऊपर नीचे सिर हिलाने लगा, मानो द्वार से अंदर जाने का इशारा कर रहा हो। पर द्वार तो बंद है। ओह हाँ, लेकिन तारा के पास तो चाबी है। हो सकता है वह चाबी इसी द्वार की हो। बैग में से चाबी निकालकर तारा ने बाईं तरफ के द्वार के छेद में घुसा दी। एक तेज आवाज के साथ चाबी घूमी और गेट खुल गया। लेकिन ये चाबी इस द्वार को खोलने के लिए हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। या हो सकता है इस चाबी से हर एक दरवाजा खुल जाता। तारा दुविधा में थी। खैर, द्वार खुल गया था। फिलहाल तो यही काफी था। उसने पीछे मुड़कर देखा। घोड़ा कहीं नजर नहीं आया। द्वार खुलते ही बगीचा और अच्छे से दिखने लगा था। इतना सुंदर बगीचा तारा ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसमें हर किस्म के फूल लगे हुए थे। पौधों की इतनी सारी किस्में थीं कि वह उनमें से सभी का नाम तक नहीं जानती थी। तारा को लगा जैसे वे प्रकृति के किसी इंद्रधनुष के बीच खड़ी हो। सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। पेड़ों पर लटकी टहनियाँ देख उसे अपनी फ्रॉक पर टकी लेस का ध्यान आया। वैसे ही लग रही थी वे टहनियाँ बिल्कुल। हवा में घुली खुशबू इतनी मदहोश करने वाली थी कि पल भर को तो वह भूल ही गई कि वह यहाँ क्यों है। तारा को यह तक ध्यान नहीं रहा कि वह घर से कहीं बहुत दूर निकल आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतना ये रोचक अंश पढ़ने के लिए। सुनकर मैं ही खो गई थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों और पाठकों को भी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और ये सुनकर पूरी किताब पढ़ने का मन कराया होगा। तो जल्द ही ऑर्डर करें। अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है और प्रकाशक के पास भी उपलब्ध है। और तारा की अनोखी यात्रा पर साथ में चलें। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आज आप यहाँ स्टूडियो में आए और हम सबसे बात करी और किताबों की खूबसूरत दुनिया के बीच में हमने बैठकर इतनी खूबसूरत किताबों पर चर्चा की है। और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे नए और जो सफ़र है अभी रास्ते में है और सुमन जी की कलम से निकलते रहेंगे और हम तक पहुंचते रहेंगे। इस बारे में छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि जब ये तारा की अनोखी यात्रा पर प्रकाशक से भी मेरी चर्चा हुई और वो भी चाहते हैं कि इसकी मैं अगली सीरीज। अरे वाह। तो कोशिश यही रहेगी कि अब अगली सीरीज भी आए। बिल्कुल, तो जल्दी से पहले पहला भाग पढ़ें, इससे पहले कि दूसरा भाग की गाड़ी भी हमारे दरवाज़ों पर दस्तक देने लगे। तो इसी के साथ मैं सुमन जी बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस साक्षात्कार को देखने के लिए। किताबें जल्द